आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देश तत्व है क्या? पहली बात तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में DPSP बोलते हैं। राज्य के नीति निर्देश अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे संविधान में उल्लेखित है और ये हमारे संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं, 36 से 51 तक अनुच्छेदों में, और ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, यानी कि जो हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हुए हैं। ये क्या है? ये राज्य को निर्देश देता है। किस लिए निर्देश देता है? नीति निर्माण के लिए, यानी कि जो DPSP है ये नीति निर्माण के लिए राज्य को निर्देश देते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं देते, राज्य को निर्देश देते हैं। जैसे हमने कुछ मौलिक अधिकार पढ़े थे, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे थे सिर्फ राज्यों से को दिए जाते थे या फिर कुछ ऐसे थे सिर्फ व्यक्तियों को थे। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये सिर्फ राज्य को निर्देशित दिए हुए हैं और ये परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है का मतलब क्या हुआ? इनको न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवाया जा सकता। जैसे मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय में जाकर उनको लागू करवाया जा सकता है, इस प्रकार से नीति निर्देश तत्वों को न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवाया जा सकता। सेकंड है मूलभूत। ये क्या है? मूलभूत है। यानी क्या हुआ? मूलभूत क्यों है? क्योंकि ये नीति निर्माण में राज्य के कर्तव्य है। मूलभूत का मतलब संविधान के मूल रूप से ही है। जब संविधान बना तभी ये हमारे संविधान में रखे गए और ये क्या है? राज्य के कर्तव्य हैं कि जब जब राज्य किसी नीति का निर्माण करेगा तब तब नीति निर्देश तत्वों को ध्यान में रखते हुए उनका को लागू करेगा। और ये कैसी अवधारणा है? यथार्थ यानी कि आदर्शवादी अवधारणा है, लेकिन परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय से लागू नहीं करवाया जा सकता। ये यथार्थवादी थे, यानी कि हमारे राज्य के नीति निर्देश तत्व जो हैं ये यथार्थवादी भी हैं और आदर्शवादी भी हैं। आगे लिखा है कल्याणकारी राज्य की ये स्थापना करता है, क्योंकि ये सामाजिक कल्याण के बारे में इसको बताया गया है। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना इसके द्वारा की जाती है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 38 में कि कैसे सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय कैसे बनाता है, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद है ये अनोखी विशेषता है। ये बात किसने कही कि जो DPSP है ये संविधान की एक अनोखी विशेषता है, ये बात की थी BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है संविधान की आत्मा। DPSP को संविधान की आत्मा G ऑस्टिन के द्वारा कहा गया और एक कहा गया ऐसे जो नीति निर्देश तत्व है ये ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है और ये बात की थी KT शाह ने। नेक्स्ट है संविधान निर्माताओं के दिमाग का सच्चा कूड़ादान नीति निर्देश तत्वों को कहा था, ये कहा था T कृष्णामाचारी ने। अब हम पढ़ेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं आर्टिकल 36 से 51 तक किस किस आर्टिकल में क्या क्या वर्णित है। आर्टिकल 36 क्या कहते हैं? राज्य का अर्थ भाग 4 में वही होगा जो भाग 3 में है, यानी कि भाग 3 में हमने जो राज्य की परिभाषा पढ़ी थी वो ही भाग 4 में होगी। भाग 3 में कहाँ पढ़ी थी? आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में पढ़ी थी हमने कि राज्य क्या है, क्या कौन कौन सी चीजें राज्य के अंदर शामिल होगी, वही अब आर्टिकल 36 के तहत शामिल होंगी, क्योंकि इसमें लिखा है कि ये सारे के सारे राज्यों को ही निर्देश दिए हुए हैं, इसलिए राज्य क्या है उसका पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो सारे आर्टिकल 12 में जो है वही पढ़ोगे। आगे है आर्टिकल 37 यानी कि 37। अभी हमने पढ़ा था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ये बात कहाँ गई है? आर्टिकल 37 में क्या गया है? ये परिवर्तनीय नहीं है, इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। सेकंड इसने कहा है ये मूलभूत है, यानी कि संविधान के निर्माण से ही इनका संविधान में स्थान रखा गया
और नीति निर्माण में राज्य इन्हें शामिल करेगा। जब भी राज्य कोई भी किसी भी नीति का निर्माण करेगा, उस नीति के निर्माण को करते हुए डीपीएसपी को ध्यान में रखेगा। जब उस समय क्यों नहीं किए गए फिर ये, क्योंकि उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा कि हमारे पास इतने उपयुक्त संसाधन नहीं थे कि डीपीएसपी को संविधान में या फिर हम लागू करवा सके। लेकिन जैसे जैसे राज्यों को निर्देश दिया है कि जैसे जैसे आपके पास संसाधनों की उपलब्धता होती है, वैसे वैसे आप नीति निर्देश तत्वों को शामिल करोगे नीति निर्माण में। आगे है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 का क्लोज नंबर 1 कहता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा। राज्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा। इन तीन प्रकार के न्याय का वर्णन हमने प्रस्तावना में भी पढ़ा था। और यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रस्तावना में उपयुक्त राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय का उल्लेख संविधान में और कहाँ पर है, तो आप लिखोगे नीति निर्देश तत्वों में। तीनों प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है आर्टिकल 38 के क्लोज नंबर 1 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 38 का क्लोज नंबर बी, यानी कि क्लोज नंबर 2 भी कह सकते हैं इसको। ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। और इसमें क्या है कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानताओं को दूर करेगा। राज्य क्या करेगा, जो भी आय से संबंधित है, असमानता है, प्रतिष्ठा से संबंधित है, या सुविधाओं का है, या फिर अवसर है, इन सभी की असमानताओं को राज्य दूर करने का प्रयास करेगा। इसी से पता चलता है कि हमें ये आर्टिकल 38 एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का काम करता है और यही सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 से काफी लंबा है, इसके 6 क्लोज हैं। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि राज्य को नीति निर्देश हेतु निर्देश दिए गए हैं। राज्य को नीति निर्माण के लिए निर्देश दिए गए हैं और वह निर्देश कैसे हैं, वो है समाजवाद को बढ़ाने वाले, कि राज्य को ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिससे समाजवाद का बढ़ावा हो। इसमें लिखा है आर्टिकल 39 के क्लोज नंबर ए में लिखा है कि राज्य नागरिकों कौन से, महिला और पुरुष दोनों को आजीविका के पर्याप्त और समान संसाधन उपलब्ध कराएगा। यानी कि जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति, यानी कि 2 टाइम का खाना भी उपलब्ध ना हो, आजीविका वही होती है। ये बेरोजगारी अलग चीज हो जाती है और आजीविका अलग। आजीविका क्या है, सिर्फ आपको कोई भी काम, आप एमए हो, बीएड है, तो आपको कोई भी काम मिल जाओ, बस आप कर रहे हो क्योंकि आपको आजीविका के लिए काम चाहिए। बेरोजगारी क्या होती है, यानी कि अपनी डिग्री के मुताबिक जॉब ना मिलना या कार्य ना मिलना, वो बेरोजगारी होती है, ध्यान रखना। तो इसमें लिखा है कि राज्य नागरिक यानी कि महिला और पुरुषों को पर्याप्त और समान संसाधन उपलब्ध कराएगा ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। आगे लिखा है आर्टिकल 39 का क्लोज नंबर बी, राज्य भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से करेगा ताकि उस भौतिक संसाधनों का जो वितरण है वो सामूहिक हित में हो। यानी कि जो भी सामाजिक भौतिक संसाधनों का वितरण करेगा वो समाज के ऐसे वर्गों को या ऐसे लोगों को किया जाएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। नेक्स्ट लिखा है आर्टिकल 39 का क्लोज नंबर सी, धन एवं उत्पादन के संसाधनों में राज्य केंद्रीकरण की नीति नहीं अपनाएगा। यानी कि जब भी राज्य धन या फिर उत्पादन के साधनों का वितरण करेगा या उनमें केंद्रीयकरण नहीं होगा, यानी कि कुछ ही लोगों के हाथों में वो धन या फिर उत्पादन के साधन एकत्रित नहीं करेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा या उसका विकेंद्रीकरण करेगा। ये दोनों को दोनों आर्टिकल 39 का भाग बी और सी दोनों के दोनों क्लोज मौलिक अधिकारों पर प्रभावी हैं और इनको मौलिक अधिकारों पर प्रभावी कौन बनाता है, आर्टिकल 31 सी। और किस संविधान संशोधन से, 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये प्रभावी बनाए गए थे। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 का क्लोज नंबर डी। इसमें कहा है कि राज्य
महिला और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन देगा। समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि राज्य जिस पद पर नियुक्ति करेगा, महिला या पुरुष, यदि समान पद है तो उसका वेतन भी समान होगा। और इससे संबंधित है रणधीर सिंह बनाम बाल संघ 1992 आता है। रणधीर सिंह बनाम बाल संघ जब आया 1992 में, उसमें इसे संवैधानिक लक्ष्य बनाया गया, संवैधानिक तथ्य बनाया गया, क्योंकि इस संवैधानिक तथ्य का मतलब क्या हुआ, इसको लेकर हम यदि समान वेतन नहीं दिया जाता तो न्यायालय में जाकर हम अपील कर सकते हैं और न्यायालय समान वेतन दिलाएगा। लेकिन क्या ये हमने अभी कुछ पहले पढ़ा था कि जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं, ये प्रवर्तनीय नहीं है। यदि प्रवर्तनीय नहीं है तो न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। लेकिन 1992 में रणधीर सिंह बनाम बाल संघ केस के द्वारा इसको एक संवैधानिक लक्ष्य बनाया गया और इसको लेकर न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 का क्लोज नंबरिंग। ये दो प्रकार की सुविधा देता है। स्त्री एवं पुरुषों के स्वास्थ्य में शक्ति तथा बालकों के सुकुमार आयु का दुरुपयोग न हो, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसकी आयु वो कार्य उसकी आयु से बाहर है और वो उसको करे, या बच्चों जो बच्चे हैं उस बच्चों को हानिकारक काम करवाया जाए, या फिर कोई महिला है उससे ज्यादा, मान लीजिए उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, उसे ज्यादा घंटे काम करवाया जाए, तो राज्य इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति, महिला हो, पुरुष हो या बच्चा हो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान, दोनों ही आर्टिकल ई के दोनों ही बात क्या होते हैं, ई में स्वास्थ्य के संबंधित है। और लिखा है आर्थिक व्यवस्था के कारण कोई ऐसा कार्य करने को मजबूर ना हो जो उसकी आयु और अक्षमता से बाहर हो, यानी कि कोई व्यक्ति है और वो 20 किलो ही वेट उठा सकता है, लेकिन कोई कहता है कि 50 किलो वेट यदि आप उठाते हो तो आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो वो उस पैसों की मजबूरी में यदि ज्यादा वेट उठाता है तो वो भी क्या है, गलत है। इसलिए राज्य कहता है कि ऐसा नहीं करना देना होगा। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो मजबूरन है अपनी शक्ति से या आयु से ज्यादा काम करे। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 का क्लोज नंबर एफ है, बालकों को स्वास्थ्य विकास के लिए सुविधा अवसर कराई। राज्य का परम कर्तव्य है कि वो बालकों के विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराए। इसलिए सरकार के द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य टीकाकरण चलाए जाते हैं और उनके विकास से संबंधित बहुत सारे अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। और ये हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया।